सतनाम। आई। आदाब अर्ज़ है। आपने सेना कब ज्वाइन कर ली? आजादी का मतलब क्या? कश्मीरी पंडितों से नजात पा चुका है। आज अल्लाह की ये जन्नत उस मुखबिर और कौम के दुश्मन मुसलमानों से भी आजाद है जो जिहाद के रास्ते की रुकावट था। आने वाले दिनों में यहाँ पूरे तौर पर पाकिस्तान की करेंसी चलेगी। घड़ियों में पाकिस्तान का वक्त चलेगा। निजाम मुस्तफा का हमारा परचम लहराएगा। आमीन सुम्मा आमीन। इस ऑपरेशन टोपैक की कामयाबी का सिला हमें ही मिलेगा। आमीन। मिलना तो चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बात हाथ से निकलती जा रही है। ये अफगान और चेचनिया के जो मिलिटेंट हैं, ये तो हमें भी कुछ नहीं समझते। कई बार तो ऐसा लगता है कि जब आजादी आएगी मुकम्मल तौर पर, तब हम इनके गुलाम होंगे और ये हमारे आका। तो क्या किया जाए? ये लोग तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, भारतीय फिल्मों की झलकियाँ आपने मुलाहिदा फरमाई, आपने देखा उसमें किस तरह की गुफ्तगू है, किस तरह के मकालमे हैं, किस तरह के सीन्स हैं। इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू हो रही थी इस बात पर कि हम इन भारतीय फिल्मों का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इन भारतीय फिल्मों में किस तरह का मवाद पेश किया गया है। तो आइए अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करते हैं। सलमान साहब, आपने झलकियाँ मुलाहिदा फरमाई। फ़िल्म को इंटरटेनमेंट कहा जाता है, फ़िल्म को ड्रामा कहा जाता है, उसमें नैरेटिव का एलिमेंट भी शामिल होता है। आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये बात कही थी अपने। इन फिल्मों को देखकर आपको क्या ख्याल आता है? इनको तो देखकर सिर्फ हंसी आती है। ये फिल्में जिनकी झलकियाँ अभी आपने दिखाई, ये मेरा ख्याल है कि थोड़े से हम अगर इस बात का जायज़ा लें ज़रा तफसीली, जब फिल्म मेकिंग का मीडियम शुरू हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया 1930 में, जब हॉलीवुड में फिल्में बनी, तो हर किस्म की फ़िल्म आने लगी और ज़्यादातर उस वक्त एंटरटेनमेंट का ही ज़रिया समझा जाता था। और 1930 में म्यूज़िकल्स बहुत बनी, फिर 40 वगैरह में फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये आर्ट का भी एक मीडियम हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें यकजा हो सकती हैं। फिर लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से इस्तेमाल करना शुरू किया फ़िल्म के मीडियम को। यहाँ तक हुआ कि आपने देखा कि सन 50 की दहाई में हॉलीवुड में बहुत फिर मानी खेज़ फिल्में बनने लग गई और बहुत अच्छी फिल्में बनी। और 60 की दहाई में फिर आर्ट हाउस सिनेमा शुरू हुआ, यानी इटली में और फ्रांस में, और फेलिनी और एंटोनियोनी जैसे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई और उन्होंने उसको अदब का और आर्ट का एक मीडियम और अदब का मुतबादिल समझ के बनाई और बहुत अच्छा काम हुआ। अब ये समझना चाहिए कि फ़िल्म मेकिंग के साथ बहुत सारे लवाजमात होते हैं। बहुत खूबसूरत मीडियम है ये, बहुत क्रिएटिव मीडियम है और उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, स्क्रीन प्ले होता है, सिनेमाटोग्राफी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब इस तरह की आप फिल्में बनाने लग जाएँ तो उस पर सिर्फ हंसी आती है। इसका अगर आप स्क्रिप्ट देखें, आप मकाले की आपने बात की, रोना भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप मकाले में सुने इसके तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई यानी नुदरत नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं, जो सटलिटी नहीं है और एक साफ साफ आप एक कुछ बयान करना चाह रहे हैं, कोई पैगाम देना चाह रहे हैं और बहुत बेढब तरीके से और उसको सामने लाना चाह। ये इस तरह की फिल्मों की कोई मानी, मैं इसीलिए पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा कि इंडिया में ज़्यादातर बचकाना फिल्में बनती हैं, कोई मानी खेज फिल्में वहाँ भी नहीं बनती। और बावजूद इसके कि वहाँ बेइंतहा पैसा है और बहुत, देखिए टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त उनके पास मौजूद है, लेकिन जब क्रिएटिव काम में आप यानी किसी और चीज़ की आमेजिश करें तो फिर नतीजा ये निकलता है, ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर महमूद गज़नवी साहब, हम आपसे बात करेंगे। सलमान ने कहा कि इस पर रोया भी जा सकता है, हंसा भी जा सकता है और ये बचकाना फिल्में हैं, क्या सिर्फ इतनी ही बात है? देखिए शाहनवाज, ये तो बहुत टेक्निकल आदमी है फिल्मों के हवाले से और इन्होंने जो चीज़ें सामने रखी हैं फ़िल्म की, ये टेक्निकल साइड है फ़िल्म की। ये बज़ाहिर बहुत बचकाना फ़िल्में हैं, लेकिन अगर इनका कंटेंट एनालिसिस किया जाए तो ये बचकाना फ़िल्में नहीं हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय है ये, सलमान साहब इससे इत्तेफाक करें या ना करें। ये बज़ाहिर बचकाना इस एतबार से टेक्निकली बचकाना है। ज़ाहिर मकाल में जो नुदरत बकौल इनके होनी चाहिए वो नहीं है, मकाल में लिखने में जो एक भारी भरकमपन होना चाहिए वो नहीं है, ख़याल को पेश करने का जो हुस्न होना चाहिए, हुस्न बयान नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं। फ़िल्म में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, खूबसूरती, इजहार की खूबसूरती, अफकार की खूबसूरती,
मनाजिर की खूबसूरती, पेशकश की वो सारी चीज़ें अपनी जगह नहीं हैं। लेकिन इसमें बहुत अहम बात है जो मैंने महसूस की है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, यानी बहुत रिच कल्चर है हिंदुस्तान में फ़िल्म का पाकिस्तान के मुकाबले में, उसके बावजूद जो है वो इस कदर बेहंगम फ़िल्में बनाना ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये महज बेवकूफ़ी नहीं है। इसके पस मंज़र में एक साइकी है, एक नफ्सियात है, एक एजेंडा सेटिंग है। जो मकालमे अभी आपने देखे हैं, जो मनाजिर अभी आपने देखे हैं, आपने पाकिस्तान का परचम गिराते हुए देखा है, आपने उस मुल्क के लोगों को कुत्ते कहते हुए सुना है। ये मकालमे हैं, ये मकालमे नहीं है, गालियाँ हैं। अंदर की जो भड़ास है, अंदर का जो अलाव जो पक रहा है, जो लावा पक रहा है, उसका बहुत ही बेहंगम सा इजहार है। यहाँ मैं इनके बात से इत्तेफाक करता हूँ, बेहंगम इजहार है। जज्बात का भी इजहार करने का सलीका होता है, दुश्मन को गाली देने का भी एक रवैया होता है, लेकिन वो रवैया भी फ़िल्म के आर्ट में यहाँ मौजूद नहीं है। बराह रास्त गाली दी जा रही। जो मनाजिर आप देखें, बराह रास्त नाम एक तो होता है प्रोपेगेंडा, जो आपने अभी गुफ्तगू में इब्तिदाई बात हुई थी मेरी, तो ये तो बकौल आपके कि प्रोपेगेंडे से भी आगे की चीज़ें, प्रोपेगेंडे में भी कुछ चीज़ें मख्फी रख कर कही जाती हैं। प्रोपेगेंडे का बुनियादी टेक्निक्स यही होती है कि प्रोपेगेंडा किया जाए, आपके ख़िलाफ़ अगर प्रोपेगेंडा किया जाए तो कुछ लम्हे के लिए आपको भी एहसास ना हो कि क्या हुआ, मैं अपनी बात कह जाऊँ, ठीक है, लोगों के जहनों को मोल्ड कर लूँ। सही है ना, लोगों के जहन जो हैं मोम की तरह हैं, उन से अपनी बनाई हुई गुड़ियाँ तलाश कर लूँ, अपने हिसाब से चीन। लेकिन यहाँ ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ बराह रास्त उस नफ़रत का इजहार हो रहा है। मतलब एक फ़िल्म के मकालमे में आपने देखा है कि हमें असल में करना ये चाहिए था कि 48 में इनको ठिकाने लगा देना चाहिए था, हमें 65 में यूँ कर देना चाहिए था, हमें 72 में यूँ कर देना। ये तो इतराफ़ जुर्म है, और इस बेहंगम तरीके से नफ़रत का इजहार हो रहा है कि अपने जराइम का अपनी ज़बान से इजहार किया जा रहा है। 48 में पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने हमला किया था कश्मीर पर। 48 में जो करारदाद पेश की गई है अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान ने सबमिट कराई थी वो करारदाद, हिंदुस्तान ने की थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की थी। और शायद ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन तारीख़ी हकीकत भी ये है, जूनागढ़ के बारे में करारदाद गई थी, दक्कन के बारे में करारदाद गई थी, कश्मीर के बारे में करारदाद गई थी। जूनागढ़ की करारदाद पे कोई कार्रवाई नहीं, उसकी समाअत नहीं हो सकी। उसके बाद दक्कन के बारे में जो करारदाद है उस पर कोई समाअत नहीं हो सकी। सिर्फ कश्मीर के बारे में जो करारदाद जमा कराई गई थी उस पर बाकायदा उसकी समाअत हुई। ये वही 48 की करारदाद जो आज तक ज़ेर बहस है। साहब 2 की समाअत क्यों नहीं हो सकी? वो एजेंडे पे शामिल इसलिए नहीं हुई कि वो पाकिस्तान ने जमा कराई थी, पाकिस्तान की तरफ से हुई। इल्म जिंदगी है।